गाड़ी चलाते हुए उसके मोबाइल पर रिंग हुई थी, जिससे उसका ध्यान भटका और गाड़ी सामने सड़क पार करते हुए किसी से टकरा गई। आप ठीक हैं? वो घबराकर गाड़ी से बाहर निकला था और फिर सामने मौजूद शख्सियत को देखकर वो दंग रह गया था। आसी, वो बड़बड़ाया था। माम हाथ में पकड़े शॉपर एक तरफ रखते हुए आसिया बेगम की तरफ बढ़ी थी। गाड़ी ने बस हल्का सा छुआ था। सेठ हमदान ने बर वक्त ब्रेक लगा ली थी। आप ठीक है अम्मी? माहम एकदम डर गई थी। लोगों का हजूम उनके इर्द गिर्द जमा हो गया था। हाँ मैं ठीक हूँ। आसिया बेगम ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन टांग में एक टीस सी उठी थी। आपको नजर नहीं आता? जब ड्राइविंग नहीं आती तो रोड पर क्यों निकलते हैं आप लोग? माहम उस शख्स को देखते हुए चीखी। आसी, तुम ठीक हो? सेठ हमदान जैसे ट्रांस से बाहर आया और आसिया बेगम की तरफ बढ़ा था। वो उसे पहचान गया था। इतने सालों बाद भी वो उसे एक पल में पहचान गया था। और यही हाल आसिया बेगम का हुआ था जब उन्होंने अपने सबसे अच्छे कज़न को इतने सालों बाद देखा था। ज़्यादा लगी तो नहीं? वो पास बैठते हुए पूछ रहा था, जबकि माहम होंक बनी दोनों को देख रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। आसिया बेगम ने माहम का सहारा लेकर उठते हुए जवाब दिया। सेठ हमदान ने आसिया बेगम के चेहरे पर तकलीफ के आसार देख लिए थे। आसिया बेगम को सलामत देखकर लोगों का हजूम छुट गया था। आ जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं, शायद तुम्हें ज़्यादा लगी है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना चलो। हमदान साहब ने गुस्से से उनकी बात काटी थी और आसिया बेगम को लगा था वक्त कहीं नहीं गया। उसके सामने खड़ा हुआ शख्स आज भी वैसे का वैसा था, जैसे कहीं कोई तब्दीली नहीं आई थी। जैसे ही वो गली में दाखिल हुई थी, एक बड़ी सी स्याह रंग की गाड़ी गली से मेन रोड पर दाखिल हुई। हानम चौंकी थी। उनके मोहल्ले में इस तरह की गाड़ी किसी की नहीं थी। वो आसपास के घरों को जानती थी। शायद किसी ने नहीं ली हो। वो बड़बड़ाती हुई घर की जाने बढ़ी। खिलाफे मामूल पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खुल गया था, जो माहम ने खोला था। अम्मी किधर हैं? हानम को हैरत हुई। अंदर हैं। माहम थोड़ी संजीदा थी। हानम ने तेजी से कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। अम्मा, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है ना? आसिया बेगम को बिस्तर पर लेटे देखकर हानम परेशान हो गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, आसिया बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बाजार से वापसी में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था अम्मी का। माहम ने जैसे धमाका किया था। हानम तो जैसे सुन हो गई थी। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम अपनी आंखों से देख लो। आसिया बेगम ने हानम के पीले पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा। और कमाल ये कि वो गाड़ी वाले अम्मी के कज़न निकले, जो अभी अभी गए हैं। माहम की बात पर हानम को वो गाड़ी याद आ गई। उन्हें नजर नहीं आया क्या? ऐसे कैसे कि उन्होंने? हानम के आंसू जैसे गले में अटक गए थे। गलती उसकी नहीं है, मेरा ही ध्यान नहीं था। और खुशी है मुझे इस बात की कि अगर मैं उसकी गाड़ी से न टकराती तो हम दोबारा कभी न मिलते। चलो, इस बहाने मिले तो सही। आसिया बेगम के लहजे में वाकई खुशी थी, जबकि हानम परेशान हो गई थी। अगर अम्मी को कुछ हो जाता? वो इस ख्याल से ही घबरा गई थी। उनका वाहिद सहारा इस दुनिया में उनकी माँ ही थी। वो शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह का, जिसने उस पर अपना रहम कर दिया था। आसी ने इतने साल बेवकी और गुर्बत में उस छोटे से घर में गुजार दिए। मैं कैसा इंसान हूँ, कभी पलटकर खबर तक न ली। सेठ हमदान गाड़ी ड्राइव करते हुए सोच रहे थे। इतने प्यारे बच्चे हैं। अगर आज मेरी वजह से आसी को कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाता। आसिया बेगम की उजड़ी हालत देखकर कहीं दूर बहुत पुराने सोच जज्बात एकदम जागे थे। वो जितनी अहम उसके लिए कल थी, आज भी उतनी ही थी। वो कभी उसे नहीं भूला था, आज भी नहीं। हानम का आज कॉलेज में आखिरी दिन था। उसके 2 महीने पूरे हो गए थे। कॉलेज का मुस्तकिल टीचर वापस आ गया था। वैसे भी उसके अपने पेपर्स होने वाले थे। वो मज़ीद जॉब नहीं कर सकती थी। पहले लेक्चर में आरजे नहीं था। हानम ने शुक्र अदा किया था। बच्चों ने आज कुछ भी नहीं पढ़ा था, बल्कि हानम ने उनसे अपनी कुछ बातें शेयर की थीं और उन्हें बहुत सी अच्छी बातें बताई थीं। इस वक्त उस स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी जब स्टूडेंट्स का ग्रुप उसके पास आया। ये वो बच्चे थे जिन्हें वो बहुत पसंद आई थी। मैम, हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हानम हैरान हुई। उससे कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये काम नहीं किया था। लेकिन क्यों? उसने पूछा। हमें याद रहेगा कि मिस उम्मे हानम ने हमें पढ़ाया था कभी। उनकी अजीबो गरीब ख्वाहिश पर हानम ने उनकी डायरी पर कुछ अक़वाल लिखकर अपना नाम लिख दिया था। सब चले गए थे, अफसा रह गई थी। आपको क्या चाहिए? हानम ने सवालिया नज़रों से पूछा। आंखें खोलकर तो सभी लिख लेते हैं, सभी साइन कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके मेरी डायरी पर साइन करें। ये क्या बात हुई? मुझे नहीं आते साइन करने आंखें बंद करके, हानम ने जवाब दिया। प्लीज़ मैम, प्लीज़, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? इतनी सी गुजारिश कबूल कर ले। अफसा ने मिन्नत की। ठीक है, मुझे कबूल है।
लाओ किधर करने हैं साइन। हानम ने कुछ ना समझते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर हामी भरी थी। जितने सफ़ात पर मैं कहूँगी आपने उतनी बार साइन करने हैं। अफसा ने कहते हुए अपनी डायरी आगे बढ़ाई। हानम ने आंखें बंद करके पहले सफ़े पर साइन किया। बस? नहीं मैम, और भी करने हैं। वो ना जाने कितनी जगह पर उससे साइन ले चुकी थी। अब खोलो आंखें। ना जाने क्यों हानम को अजीब सा महसूस हुआ था। उसके छठे हिस्से को अलार्म बजाया था। अफसा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आंखें खोलें मिस उम्मे हानम। वो आवाज़ उसे करंट की तरह लगी थी। हानम ने झट से आंखें खोली थीं। सामने रूहान जबील खड़ा था, जहरीली मुस्कुराहट लिए। हानम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। रिलैक्स टीचर जी, ये देखें बाकोल आपके। मैंने आपको दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की बना दिया है। आरजे ने वो कागज़ उसकी जानी बढ़ाए। क्या है ये? नागवारी से पूछा। क्या? खुद देख लो। वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। कागज़ पर नज़र पड़ते ही हानम का दिमाग उल्टा था। वो निकाहनामा था जिस पर उसके साइन मौजूद थे। हफ्सा उसे धोखा दे गई थी। हानम को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। क्या बकवास है ये? मुश्किल से हिम्मत जमा करके हानम ने वो कागज़ उसके मुंह की तरफ उछाला था, बल्कि मुंह पर मारा था। ओफ, आहिस्ता बोलो मिसिस। तुम्ही ने कहा था ना, दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी जिसकी किस्मत में रूहान जबील दाखिल होगा। लो, अब मैंने तुम्हें ही बदकिस्मत बना दिया। वो आंख दबाते हुए बोला था और फिर टांग पर टांग जमाकर आराम से सोफे पर बैठ गया था। हानम को तो उसकी बात सुनकर ठंडे पसीने आ गए थे। उससे चारों तरफ देखा था और शुक्र किया था कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी प्रिंसिपल को बताती हूँ। तुमने इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। हानम का दिल कर रहा था कि वो उसे मार डाले। उसका दिल डूब रहा था। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा यकीन करेंगी? वो हंसा था, जबकि हानम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई लेना देना नहीं। हानम ने कदम भाई की तरफ बढ़ा लिए। निकाह हो गया है हमारा, मिस उम्मे हानम। वो सुकून से कहता उसे आग लगा गया था। निकाह कोई बच्चों का खेल है जो साइन करने से हो जाएगा। वो मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोली थी। लड़की की रजामंदी चाहिए होती है ना, वो मुझे मिल गई। अजय ने निकाहनामे की तरफ इशारा किया जिसे वो नीचे से उठा चुका था। और तुमने भी कबूल किया है। ठीक है, मुझे कबूल है। लाओ किधर करने हैं साइन। वो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर चुका था। हानम तो तंग रह गई थी। बाकी की कार्रवाई अब देख लो। उससे मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाया था। हाँ मिक्की, लड़की ने साइन कर दिए हैं। मौलवी से कहो कि निकाह पढ़वाए। उसके अल्फाज से हानम के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। दूसरी तरफ से मौलवी की आवाज़ उभरी थी। वो निकाह पढ़ा रहा था। क्या आपको कबूल है? उम्मे हानम ने बाकायदा अपना और रूहान जबील का नाम सुना था। रूहान ने किस कदर चालाकी से मौलवी के पूछने पर हानम की रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ से सिर्फ कबूल है को मौलवी तक पहुंचाया। उसके इस तरह करने पर हानम फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। 3 बार मौलवी ने पूछा था और 3 बार कबूल है वो सुन चुके थे। जी, साइन कर दिए हैं हानम ने। अब मेरी बारी। वो पुरसुकून सा कह रहा था। साइन वो पहले कर चुकी थी। इससे पहले मौलवी मजीद कुछ बोलता, हानम को जैसे एक झटका लगा था। वो बिना कुछ बोले स्टाफ रूम से बाहर की जानी भागी थी और फिर वो भागती चली गई थी। और पीछे आरजे अब कबूल है बोल रहा था। निकाहनामे पर साइन करने के बाद उससे मोबाइल पर चलती रिकॉर्डिंग जिससे मौलवी साहब की आवाज़ उभर रही थी उसको बंद किया। स्टूपिड, भाग गई डर कर। मिन्नतें भी नहीं की मेरी कि ये सब ना करो। अपनी ही बात पर उससे खेका लगाया। हानम के जाने के बाद वो एक झटके से सोफे से उठा, निकाहनामे को फाड़ना चाहा, फिर अचानक कुछ सोचकर रुक गया। क्या पता कभी जिंदगी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। उसे खुद से कहा था। उसे इस वक्त ना तो इस निकाह में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उम्मे हानम में। उसके लिए ये एक एडवेंचर जैसा था। हानम की हालत ने उसे काफ़ी लुत्फ दिया था। लेकिन हैरत है, उस घमंडी लड़की ने ना माफ़ी मांगी और ना ही मिन्नतें की मेरी। वो फुन में सुकेड़ते हुए बड़बड़ाया था और फिर उस कागज़ के टुकड़े को जेब में रखने के बाद वो सीटी बजाता स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। वो जीत गया था। वो फतह का बादशाह था। वो वक्त और किस्मत दोनों पर हुकूमत करता था। वो जैसा चाहता था वैसा हो जाता था। वो फातेह बनना जानता था। इस कॉलेज में अब उसकी दिलचस्पी के लायक कोई चीज़ नहीं बची थी। वो सीटी पर धुन बजाता कॉलेज से बाहर निकल गया था। हानम को अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। उसे रूहान जबील से इस दर्जा पागलपन की उम्मीद नहीं थी। अगर उसे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो वो उसके लाइफ पार्टनर के बारे में कभी ऐसी बात नहीं करती। लेकिन अब क्या होगा? उसका दिल पूरी तरह से डर रहा था। अल्लाह, अब क्या होगा? वो बहुत परेशान थी।
दिल बैठा जा रहा था। अगर उसने प्रिंसिपल को बता दिया और कोई और कहानी सुनाई तो सब मुझे बुरा समझेंगे। वसवसे उसे खाए जा रहे थे। उसे पढ़ा था कि सल्फाइड अपने अमल और अपने रद्द-ए-अमल दोनों से लोगों को झुका देते हैं। लेकिन इस आरजे ने तो उसका दिमाग ही घुमा दिया था। उसने तय कर लिया था कि अब वो इस कॉलेज में कभी नहीं जाएगी। अपनी अपनी तरफ से वो दोनों इस कॉलेज को हमेशा के लिए छोड़ गए थे। आरजे सुना दो कुछ। मोहसिन ने उसकी मिन्नत की थी। क्लब के तेज म्यूजिक और थरथराते जिस्म की भीड़ में वो लोग पुरसुकून से बैठे थे। स्याह रंग की जैकेट के पीछे जिस पर बड़ा सा आरजे लिखा था और गले में चेन पहने जिस पर आरजे लिखा हुआ लटक रहा था, वो इस क्लब की शान लग रहा था। उससे मिकी को लड़कियों की झुरमुट में घिरा देखा था। उसके देखने पर मिकी ने एक आंख दबाकर उसे आने का इशारा किया था, लेकिन जाने क्यों आज ना तो उसे नशा चढ़ रहा था और ना ही यहाँ कोई लड़की उसे मुतासिर कर रही थी। वो पहले भी ऐसा ही था, उसे कुछ मुतासिर नहीं कर पाता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। यार मेरा मूड नहीं है। क्लास के किनारे पर उंगली फेरते हुए आरजे ने मोहसिन को इनकार किया था। उसे इतना संजीदा देखकर मिकी उसकी तरफ आया था। कैसा रहा तुम्हारा निकाह? वो हपासत से दांत निकाले पूछ रहा था। निकाह? व्हाट रबिश, कौन सा निकाह? वो जस्ट प्रैंक था उस उम्मे हानम को डराने के लिए। और वो निकाहनामा? मिकी ने पूछा था। उसकी बात पर आरजे चौंका था। वो तो उसने फेंका ही नहीं था। कुछ याद आने पर उसने पेंट की जेब से वो कागज़ निकाला था जिस पर उन दोनों के साइन थे। ये रहा। मिकी ने उसके हाथ से वो कागज़ चपटा था। दूल्हा दुल्हन दोनों के साइन हैं, बस गवाहों के हाने हाली हैं। इधर लाओ, साइन करता हूँ। मजाक समझते हुए मिकी ने अपने साइन कर दिए थे और फिर कागज़ को मोहसिन की तरफ बढ़ाया। मोहसिन ने भी हंसते हुए साइन किए थे। उसके बाद वो उस कागज़ के टुकड़े को लेकर ग्रुप के दो दूसरे लड़कों की तरफ बढ़ा था। 5 मिनट वो निकाहनामे को लहराता वापस आया था। ये लो आरजे, काम मुकम्मल हो गया है। शैतानी मुस्कुराहट लिए वो आरजे की तरफ देख रहा था। इंटरेस्टिंग। आरजे के लिए ये सब एक नया खेल था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उससे फिर वो कागज़ का टुकड़ा जिसकी उसके नज़दीक कोई अहमियत ना थी, बिना सोचे समझे जैकेट की जेब में रख लिया था। वो नहीं जानता था कि वो कागज़ का टुकड़ा अब कानूनी और शरई तौर पर एक मुकम्मल निकाहनामे की हैसियत इख्तियार कर गया था। यार प्लीज़ कुछ सुना दो। इस बार मिकी ने गिटार उसे थमाते हुए कहा था और कुछ सोचकर आरजे ने उसे पकड़ लिया था। हानम कॉलेज से सीधा घर आ गई थी और अपनी एकेडमी नहीं गई थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। क्या हुआ हानी, तुम ठीक हो? आसिया बेगम ने परेशानी से पूछा। जी अम्मा, मैं ठीक हूँ। वो बस इतना ही कह पाई थी। उसके बाद वो बिस्तर में घुस गई थी। अगर मेहरू को पता चल गया और असमारा आपी, वो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, ऐसे निकाह तो नहीं होता। अब वो खुद को तसल्लियाँ दे रही थी। लेकिन उस निकाहनामे पर साइन तो मेरे ही हैं। उसका दिल बैठा जा रहा था। इसी डर और खौफ में उसे रात तक बुखार हो गया था। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। या अल्लाह मुझ पर रहम कर। उसे अपने पिछले सारे गुनाह याद आ रहे थे और नम आंखों से वो सदक दिल से दुआएं मांग रही थी कि वो रूहान जबील इस बात का जिक्र किसी से ना करे। और हफ्सा, उसे तो मैंने बहुत अच्छा समझा था। उससे धोखा किया मेरे साथ। आनम को सख्त अफसोस हो रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम्हें पता है माही बेटा, आज मैं किससे मिला? सेठ हमदान बहुत भी पुरजोश से अपनी बेटी को बता रहे थे। किससे बाबा? फोन की दूसरी जानिब से आवाज़ उभरी थी। आसी से। सेठ हमदान के लब कांपे थे। क्या सच में बाबा? वो हैरान हुई थी। हाँ, और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ खुद पर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक ही शहर में रहते हुए मैंने कभी जाकर उसकी खबर नहीं ली। सेठ हमदान सच में बहुत अफसरदा थे। कैसी हैं वो बाबा? माही ने पूछा था। मेरे लिए तो आज भी वैसी ही है, 22 साल पहले वाली आसी। मुझसे फरमाइशें कर करके चीज़ें मंगवाने वाली। लेकिन वक्त और हालात ने उसे काफ़ी बदल दिया है। अब कुछ नहीं मांगती वो। तो बाबा आप उनकी मदद करें ना। किस्मत ने आपको दूसरा मौका दिया है, इसे मत गंवाएं। माही की बात ने सेठ हमदान को चौंका दिया था, जबकि माही जानती थी कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। उसके बाबा ने कितने साल अकेले गुजार दिए थे सिर्फ माही की वजह से। वो पहली मोहब्बत को आज भी अपने दिल में बसाए बैठे थे। ये कुदरती अमर है, इंसान अपनी पहली मोहब्बत को चाहकर भी नहीं भुला सकता। वो गले का दाग बनकर हमेशा साथ रहती है, हर हर लम्हा अपने होने का एहसास दिलाती है। ये एक खालिस जज्बा है जिसे चाहकर भी हम भुला नहीं सकते। पहली मोहब्बत पुराने मुकदमे की तरह होती है, न ख़त्म होती है, न इंसान बाइज्जत बरी होता है। और मोहब्बत ना मिलने का दुख माही से बेहतर कौन जानता था।
मोहब्बत जिनसे होती है उन्हें खोने का डर हर वक्त दामनगीर रहता है। यकीन की आखिरी मंजिल पर आकर भी कोई जज्बा, कोई शक, कोई अंदेशा बहुत बेचैन रहता है। मोहब्बत जिनसे होती है उन्हें खोने का डर हर वक्त दामनगीर रहता है। कहीं ये विसल के लम्हे बदल जाए ना फुरकत में, कहीं ये कुर्ब की घड़ियाँ जुदाई में ना ढल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको बदगुमान कर दे, कहीं ऐसा ना हो वो मेहरबान आंखें बदल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि गर्मजोशी सर पड़ जाए, तब आके जहाँ से मिलने की रविश यह बस्सा हो जाए, अदायल दिल रुबाना बेरूही का रूप धारे और दिल का दर्द बन जाए। मोहब्बत जिनसे होती है उन्हें खोने का डर हर वक्त दामनकीन रहता है। कभी महफिल में सबके सामने वह एहतियातन भी नजर चुरा जाए तो दिल पर चोट लगती है, आंसुओं का मेघ बरसता है। कभी मसरूफियत में फ़ोन की घंटी का वो नोटिस ना ले और आप का सिलसिला मौक़िफ़ हो जाए। धड़क उठता है दिल कि जाने क्या हो गया उसको, तवज्जो में कमी क्यों आ गई, क्यों उसकी जानिब एक सन्नाटा सा छाया है, जो अपना इस कदर अपना था, आखिर आखिर क्यों पराया है। मोहब्बत जिनसे होती है उन्हें खोने का डर हर वक्त दामनगीर रहता है। मोहब्बत जिनसे होती है। सुनो आरजे, तुमने दोबारा मिस उम्मे हानम को तंग तो नहीं किया? हशाम लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आने वाले आरजे से पूछ रहा था। हशाम की बात सुनकर वो चौंका था। क्या बात है शामू काका, वैसे तो तुम्हें लड़कियों के नाम याद नहीं रहते और मिस उम्मे हानम तुम्हें बड़ी याद है। आरजे शरारत से कह रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, बताओ तंग तो नहीं किया ना? हशाम को ना जाने क्यों फिक्र हो रही थी। वो इतने दिनों से पूछना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था कि आरजे कितना चालाक है। नहीं, तंग नहीं किया, बस भगा दिया एक छोटा सा ड्रामा करके। कैसा ड्रामा? हशाम चौंका। फिर कभी बताऊंगा शामू काका, अभी मुझे बहुत काम है। इससे पहले हशाम को कुछ कहता वो ऑफलाइन जा चुका था। पता नहीं अब इसने क्या किया होगा उस मासूम के साथ। हशाम को फिक्र हो रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आरजे अपनी नई वीडियोस जो उसने अपलोड की थी उन्हें चेक कर रहा था। पिछले एक हफ्ते से एक नई फॉलोअर उसकी वीडियोस पर रिएक्ट कर रही थी और तारीफ अलग। वो कभी किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ता था, अलबत्ता कभी कभी कुछ चीज़ें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। कैन वी बी फ्रेंड्स? उस नई लड़की रहमा की तरफ से मैसेज आया था। आशा ने उसके टाइप किए हुए मैसेज को स्कैन किया था और फिर बिला इख्तियार ही वो हंस दिया था। डोंट ट्राई टू मेक मी फूल मिस शालिनी। वो एक सेकंड के अंदर उसे हकीकत से रोशनास करवा गया था। स्टूपिड, वो बड़बड़ाया था, जबकि दूसरी जानिब शालिनी उसका मैसेज पढ़कर हैरान और परेशान रह गई थी। वो इंसान था या कोई जादूगर? उसे बेवकूफ़ बनाना वाकई नामुमकिन था। वो कुछ देर शॉक रही थी और फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दी थी। उसका इंतहाब 100% दुरुस्त था। इससे पहले कि ये आंसू कहीं हिजरत कर लें, किसी रोज़ तेरे गम की ज़ियाफ़त कर ले, उसने जाते हुए फिर से यही बोला था। अब ये बेहतर है कि यादों पे कनात कर लें। गाँव सब हार के जो हम कभी वापस लौटें, क्या ही अच्छा हो अगर तेरी ज़ियारत कर लें। तू कहीं हमको मिले तो लिपट कर तुझसे, इतना फिर रोएं कि ज़ाया ये बसारत कर लें। काँप उठता हूँ मैं अब देख के हँसते चेहरे, लोग ये भी ना मोहब्बत की हमाकत कर लें। इस मोहब्बत पे भी तुमने जो सितम ढाए हैं, ऐन मुमकिन है कि हम तुमसे अदावत कर लें। हाना पिछले 2 दिन से एकेडमी नहीं गई थी। बुखार उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। उसे डर था कि वो एकेडमी जाएगी तो मेहरू उससे सवाल करेगी। मोबाइल पर आने वाली हर कॉल पर वो डर जाती थी। उसे लगता था कि अभी प्रिंसिपल का फ़ोन आएगा और फिर उसकी इंसल्ट होगी। अभी भी मोबाइल पर होने वाली बीप पर वो घबरा गई थी, लेकिन फिर नंबर और मैसेज देखकर वो चौंकी थी। एक नागवारी उसके चेहरे पर फैल गई थी। ये शख्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? वो रूहान सी हुई थी। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी, बहुत कुछ था जो वो बताना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने एहसासात को किससे शेयर करे। महरू से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसके बरक्स वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। थक हार कर उससे मैसेज डिलीट किया था। मुझे नंबर तब्दील कर लेना चाहिए। आखिर वो इस आखिरी नतीजे पर पहुंची थी। उसकी नमाज़ें लंबी होती जा रही थीं। गिड़गिड़ाकर वो ना जाने क्या मांगती थी। एक डर ने उसके दिल में डेरा डाल लिया था। उसे दोबारा अकेडमी जाना शुरू कर दिया था।
ना मेहरू ने कोई बात की थी, ना प्रिंसिपल का फ़ोन आया था और ना आरजे ने कोई पेशरफ की थी। धीरे धीरे वो भी उसे मजाक समझकर भूलने लगी थी। ये तुम्हारी सैलरी है हानि, अस्मारा आपी ने भेजी है। तुम बिना प्रिंसिपल से मिले वापस आ गई थी। मेहरू ने हानि की अमानत उसे दी थी, जिस पर हानि ने शुक्र अदा किया था। ये सब नॉर्मल था, ठीक था। पिछले कुछ दिनों से उसे अनजाने नंबर कॉल आ रही थी, जिसे वो जानबूझकर नहीं पिक कर रही थी। मैम मेरी बात सुने, मैं हफ्सा हूँ, प्लीज़ मैम। उसका मैसेज पढ़ने के बाद तो हानम का दिमाग घुमा था। उसने मोबाइल ही बंद कर दिया था और अब फिर किसी और नंबर से फ़ोन आ रहा था। उठा लो ना हानि, किसका फ़ोन है? मेहरू की बात पर वो चौंकी थी। पता नहीं। हानम का मूड खराब था। यार पूछ तो लो एक बार। मेहरू के इसरार करने पर हानम ने कॉल रिसीव की थी। मैम प्लीज़ मेरी बात सुन लें, प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा, प्लीज़ मैम। हफ्सा मिनती कर रही थी। हफ्सा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हानम ने दो टोक जवाब दिया था। ना करें बात, लेकिन मेरी सुन लें प्लीज़। वो रूहान ने मजाक किया था मैम, प्रैंक। उससे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो किसी से भी ये काम करवा लेगा और फिर शायद सबको ये बात पता चल जाए। उससे मुझसे इसलिए कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे आप बहुत अजीज़ हैं। वो आखिरी बात कहते हुए रो दी थी। इट्स ओके हफ्सा, कोई बात नहीं। आप भी भूल जाओ इस बात को। अनम ने गहरा सांस लिया था। पक्का आप नाराज़ तो नहीं हैं अब? नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, फिर बात होगी। वो उसका जवाब सुने बिना फ़ोन बंद कर चुकी थी। दिल से एक बोझ सा उतर गया था। एक डर जो था वो ख़त्म हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि वो सब ड्रामा था। क्या हुआ हानि? मेहरू ने, जो उसे गौर से देख रही थी, उसके फ़ोन बंद करने पर पूछा। कुछ नहीं, बस कॉलेज का एक मसला था। वो खुशदिली से मुस्कुरा दी। वाकई हफ्सा ने उसे बहुत बड़े सदमे से बाहर निकाल लिया था। हानम अब अपने आप को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस कर रही थी। स्टेडियम लोगों के हजूम से भरा पड़ा था। हर तरफ नौजवान लड़के लड़कियां उसके इंतजार में थे। हर एक की जुबान पर बस आरजे था। रात के अंधेरे में भी रंग बिरंगी रोशनियों ने स्टेडियम के दरमियान बने स्टेज को मुनव्वर किया हुआ था। वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं था और ना किसी के लिए गाता था। अलबत्ता उसके फैन डिमांड करते थे उससे सुनने की, और वो एक दिन फाइनल कर देता था। उसी दिन देखने और सुनने वालों का हजूम जमा हो जाता था। जिनी मार्टिन से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखती थी। 30 साल जिनी कहीं से भी 30 साल की नहीं लगती थी। वो एक प्रोफेशनल सिंगर थी जिसकी आवाज़ इंतहाई दिलकश थी। अलबत्ता जब से उसने आरजे की आवाज़ सुनी थी वो हैरान रह गई थी और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो आरजे के साथ सिंगिंग करे। और आज वो आ रही थी आरजे के साथ। वो दोनों एक साथ धमाका करने वाले थे। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर उनकी गाड़ियाँ आगे पीछे स्टेडियम में दाखिल हुई थीं और कुछ देर बाद मीडिया कैमरों की चमक और लोगों की ज़बरदस्त हूटिंग में वो स्टेज की तरफ खड़े थे। रात के तकरीबन 2 बजे शो खत्म होगा और उसके बाद जिनी की ख्वाहिश पर वो दोनों वापस होटल जाएंगे। जिनी की ये ख्वाहिश आरजे लाजमी पूरी करेगा। एक बार वो दोनों होटल पहुंच जाए फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। वो प्रोजेक्टर के सामने खड़ी बता रही थी। स्क्रीन पर स्टेडियम के अंदर बाहर, स्टेडियम से होटल तक और होटल के अंदर तक हर चीज़ का नक्शा था और दूसरी स्क्रीन पर स्टेडियम की वीडियो नजर आ रही थी। ध्यान रहे, इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए। बहुत से सख्त तनबीह की थी। लड़की ने इस बात में सही ला दिया था। जिनी और आरजे वो दोनों स्याह रंग के कपड़ों में थे। जिनी ने घुटनों तक आते शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे, जबकि आरजे घुटनों से फटी जीन्स पहने, जिसकी ब्लैक जैकेट भी जगह जगह से फटी हुई थी। रबर बैंड से बालों को पीछे की जानिब किए गले और बाजू में लटके बैंड्स, जिन पर आरजे वाजा लिखा चमक रहा था। वो दोनों अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने थे। गिटार हाथ में पकड़े वो स्टेज पर झूल रहा था। जिनी उससे 10 साल बड़ी थी और थी भी बरतानिया से, लेकिन आरजे कहीं से भी उससे मुतासिर नजर नहीं आता था और ना ही वो खौफ का शिकार था। उसका एतमाद देखने लायक था। जिनी ने गाना शुरू किया था। आरजे अपनी तिलिस्माती आवाज़ से एक बार फिर सहर फूंक रहा था। लोग दीवानों की तरह उन्हें सुन रहे थे। हशाम जिस फ्लैट में रहता था उस इमारत में ज़्यादा इबादी मुसलमानों की थी जो बरसों से वहाँ रह रहे थे। इस इमारत बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लैट को वहाँ मौजूद लोगों ने मस्जिद का नाम दिया हुआ था, जहाँ वो लोग इबादत करते थे। आरजे ने हशाम को बताया था कि आज उसका शो था, वो देखना चाहता था। तभी उसे छोटे बाबा साईं हैदर जबील का फ़ोन आया था। देख रहे हो तुम अपने लाडले के काम? एक सैयद घराने से होकर वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कल को अगर आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उसके मुतालिक सवाल पूछ लिया।
क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इस ज़ात ने जिस पर मेरी जान कुर्बान, अगर उसने पूछ लिया कि मैं अपने बेटे की तरबियत कैसे की थी, बताओ क्या जवाब दूंगा मैं? आज शाम से पूछ रहे थे, जबकि वो खुद नहीं जानता था कि अगर उससे पूछ लिया गया तो वो क्या जवाब देगा। छोटे साईं अपना गुस्सा निकालकर फ़ोन बंद कर चुके थे। हशाम ने टीवी लगाया था। उसे अच्छी तरह पता था कि आर्ची का शो किस चैनल पर बराह रास्त सिखाया जाता था। जैसे ही हशाम की नज़र स्क्रीन पर पड़ी थी, उसके चेहरे पर वासिया नागवारी फैल गई थी। चीनी आर्ची के गले में बाहें डाली खड़ी थी, जबकि आवाम हुटिंग कर करके पागल हो चुकी थी। हशाम ने फ़ौरन गुस्से से टीवी बंद किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आरजे का क्या करे। मुझे ये चुड़ैल आरजे के साथ ज़रा अच्छी नहीं लग रही। जवान ने मुंह बनाकर पास बैठी वहाम से कहा था। तुम उसे मत देखो, बस आरजे को देखो ना। वहाम ने मस्से का हल पेश किया था। अचानक हानम कमरे में दाखिल हुई थी। रात के 10 बज रहे थे और वो दोनों टीवी पर नजरें जमाए बैठे थे। ये क्या देख रहे हो तुम लोग? हानम की नज़र अचानक स्क्रीन पर पड़ी थी और वो दंग रह गई थी। उससे आरजे को नहीं पहचाना था, क्योंकि उसका चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने नहीं था। बंद करो ये बेहुदा चीज़ें देखना। वो तकरीबन चीखी थी। बस आप ही थोड़ा सा रह गया है, फिर खुद ही बंद कर देंगे। जवान ने टांग अटकाई थी। मैं अम्मी को बुलाती हूँ, खुद आकर देख लेंगी कि तुम लोग क्या घटिया चीज़ें देखते हो। वो फड़फड़ाती बाहर निकल गई थी, जबकि माहम और जवाद दोनों ने शुक्र अदा किया था। दुनिया और माफिया से बेगाना वो दोनों अपनी अपनी धुन में गाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वुज़ू किए गए चेहरे पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें चमक रही थीं। पेरिस में इशा का वक्त था। हशाम नमाज पढ़ने आया था, लेकिन इससे पहले वो अजान देता था खुद ही। जब भी उसे वक्त मिलता था, वो लाजमी ये काम खुद करता था। मस्जिद में स्पीकर नहीं लगा हुआ था। अलबत्ता जितने भी मुसलमान खानदान वहाँ रहते थे, उनके फ्लैट में ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम के ज़रिए अजान की आवाज़ गूंज जाती थी। हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। है कोई जो उस रब के बुलावे पर लब्बैक कहे, जो बादशाहों का बादशाह है, शाहों का सरबराह है। पहाड़ों से बुलंद, दरियाओं के पानी से तेज़ हवा और रोशनी जिसके कब्जे में है। लेकिन उस रब करीम की आजिज़ तो देखो, वो दिन में 5 वक्त अपने पास बुलाता है, और हमारी औकात क्या है? वक्त एक गंदे पानी के चंद कतरे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सूरल मोमिन वही तो हैं जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नक्ता बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है और तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो, और ताकि तुम समझो। लेकिन वो इतना मेहरबान और रहीम और करीम है, जिसकी इजाज़त के बिना एक चिड़िया पर नहीं हिला सकती, एक दरख्त पत्ता नहीं हिला सकता, मगर अपने बंदों के बार बार ना आने पर अपना बुलावा तर्क नहीं करता, हम पर रिस्क बंद नहीं करता, फिर से पुकारता है, हाय अल फलाह। है कोई जो आए, है कोई जो मांगे, है कोई गधा जो आवाज़ लगाए, है कोई मुफलिस जो मुफलिसी में मुझे सजदा करे, कोई नींद तर्क करके सजदत से हो, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला। आओ, आओ, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है। हाँ, वही रब जिसके कब्जे में तुम्हारी जान, वही तुम नाचार लोगों को तुम्हारी कामयाबी के लिए पुकार रहा है। कौन जानता था पेरिस में रहने वाला, इंग्लिश में पीएचडी करने वाला शख्स ऐसा था। छोटी सी मस्जिद में सादे से कपड़े पहने लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता। वो शख्स हज़ारों के मजमे में दाद वसूल करते आरजे से कहीं बेहतर लग रहा था। नमाज पढ़ने के बाद उससे दुआ के लिए हाथ उठाए थे। या अल्लाह, रूहान जबील को हिदायत दे। या अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमा। और आज भी सबसे पहले उसने आरजे के लिए ही सब कुछ मांगा था। आज मैं एंजिल से अपने दिल की बात कहकर ही दम लूंगा। मैडी ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा था। तुमसे नहीं होगा मैडी। एल्फ्रेड साफ को था। तुम जलते ही रहना, देखना आज मैं ये काम ज़रूर पूरा करूंगा। मैडी काफ़ी पुरजोश था। रेस्टोरेंट में उसकी ड्यूटी 4 बजे शुरू होती थी। वो 3 बजे वहाँ मौजूद था। मैडी इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। वो आ गई है मैडी, जाओ और फतह कर लो। एल्फ्रेड ने मैडी को उकसाया था। एंजिल अपनी महसूस जगह पर बैठी थी। जाओ अब। एल्फ्रेड ने कशमकश का शिकार खड़े मैडी से कहा था। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। मैडी ने खुद को तसल्ली दी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाकर एंजिल की तरफ बढ़ा था। कैसी हो एंजिल?
वो उसके सामने बैठे हुए पूछ रहा था। एंजल ने उसे घूरी से नवाजा था। कुछ बात करनी है? मैडी ने उसे घूरने पर संभल कर कहा था। बोलो। सच सा लहजा था। वो मैं। मैडी का गला खुश्क हो गया था। उसे मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पिया था। एंजल उसे गहरी नजरों से देख रही थी। क्या मैं? बोलो अब। विल यू मैरी मी? मैडी ने आंखें बंद करके कहा था। उसका सांस अटका हुआ था। एंजल उसे हैरानी से देख रही थी और फिर मैडी की हालत देखकर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी हंसी जब्त नहीं कर पाई थी। वो हंसी थी और हंसी चली गई थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है एंजल? मैडी को बुरा महसूस हो रहा था। तुम पागल हो गए हो मैडी। अब मेरे पीछे मत आना। एंजल ने हंसते हुए कहा था और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई थी। जवाब नहीं दिया। मैडी का मुंह बन गया था। वो बेचारा उदास हो गया था। रात 11 बजे का टाइम था। मैडी रेस्टोरेंट से फारिग होकर अब घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो एक नाजुक दिल का लड़का था। वो एकदम घबरा गया था। एक दो बार पीछे मुड़कर देखने के बाद अब उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी जब अचानक कोई आंधी तूफान की तरह आया था। उसके सर और चेहरे को जैकेट से ढांपने के बाद मुक्के और घोंसों की खूब बारिश की गई थी उस पर। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। क्यों मार रहे हो? बचाओ मुझे। वो चीख रहा था। मेरी एंजल को प्रपोज करते हो? खबरदार जो आइंदा उसके आसपास भी नजर आए तो। मारने वाले ने उर्दू जुबान में कहा था। मैडी को सिर्फ लफ्ज़ एंजल समझ आया था और कुछ भी नहीं। दो चार घोंसे उसके पेट में मारने और अपनी भड़ास निकालने के बाद अब वो रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गया था। जबकि मैडी ने, जिसकी हालत बुरी हो गई थी, मुश्किल से अपने चेहरे से जैकेट उतारी थी और फिर बिना आगे पीछे देखे घर की तरफ दौड़ लगाती थी।